तो डेप्रिसिएशन चैप्टर आपके सिलेबस में सबसे प्रैक्टिकल लेवल की वर्किंग क्रिएट कर सकता है अगर हम फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री को छोड़ें तो डेप्रिसिएशन वाली वर्किंग में आज के कंटेंट में हम विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स सिंपल लेआउट भी करेंगे, फिर और डिफिकल्ट लेआउट भी करेंगे। इसमें सेल वाली वर्किंग मोस्टली पॉइंट कंफ्यूज करके चलती है। तो वन शॉट का टारगेट यही है कि आपका कंप्लीट एक सीटिंग के अंदर अंदर पूरा टॉपिक कंट्रोल में आ जाए, पूरी पूरी वर्किंग एग्जाम से पहले जो रिकैप होने की रिक्वायरमेंट है उसकी हम बात कर लें। तो डेप्रिसिएशन लगता किस चीज पर है, किस टाइप की वर्किंग है, उन्हीं थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सर, डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है फिक्स एसेट्स के ऊपर, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। मीनिंग समझिए इसका क्या है सर। मैंने एक मशीनरी परचेज की, उसकी जो लाइफ है वो 5 साल की है, तो मैंने जो एक्सपेंस किया है उसका बेनिफिट मुझे 5 सालों में मिलने वाला है, तो मुझे उसकी कॉस्ट को 5 ईयर में अलोकेट कर देना है, बांट देना है। इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं हम। अगर मेरे को उसका जो यूज मिल रहा है हर साल में इक्वल आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर उसका आउटपुट पहले साल में ज्यादा था, नेक्स्ट ईयर में कम है, फिर कम है, फिर कम है, तो उसको बोला जाता है WDV। अब आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रिलेट करना। आपने नया मोबाइल फोन खरीदा, नया लैपटॉप लिया, नई कार खरीदी। अब वो जो कार है, जो फर्स्ट ईयर में जो एफिशिएंसी होगी उसकी, क्या 5 साल के बाद भी उसकी एफिशिएंसी सेम रहने वाली है क्या? उस अकॉर्डिंग चेक करना कि अगर आउटपुट सेम है हर साल तो उसको बोलेंगे SLM, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर पहले साल में आउटपुट ज्यादा था, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, तो इसको बोलते हैं WDV, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रटने की जगह मीनिंग समझना है कि सर हम जब प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो हम हर साल के एक्सपेंस लिस्ट में लेके चलते हैं, उसके बेस पर प्रॉफिट निकालते हैं। अब एक्सपेंस का मतलब क्या समझा था? जिन चीजों का मैंने बेनिफिट लिया, मैंने सैलरी पे की सर स्टाफ को तो मेरा एक्सपेंस है, मैंने रेंट पे किया मेरा एक्सपेंस है, मैंने लोन पे इंटरेस्ट पे किया मेरा एक्सपेंस है, रिपेयर करवाई एक्सपेंस है। अब मैंने अपने बिजनेस मशीनरी यूज की, मशीनरी 2 लाख की थी, तो पूरी 2 लाख की यूज नहीं हुई, इस साल में कितनी यूज हुई उस अमाउंट को निकालने को लेकर जो कॉस्ट लगी है उसका एक साल में कितना रोल आया, उस अलोकेशन को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये केवल किस पे लगता है? फिक्स्ड एसेट पे लगेगा। अच्छा, कौन सी ऐसी एक फिक्स्ड एसेट है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है? कोई बताएगा आप में से? क्योंकि लैंड की वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होती, उसकी लाइफ लिमिटेड नहीं है, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है। आर यू गेटिंग? बाकी जो भी आपके एसेट्स हैं, अब गोल्ड है मान लो, गोल्ड भी कह सकते हैं सर, जो आपका जिसकी लाइफ लिमिटेड नहीं है, तो जो खत्म नहीं होना है, जिसकी लाइफ एक्सपायर नहीं होनी है, उस पॉइंट पे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। एग्जामिनर MCQ बना के पूछ सकता है आपसे, तो मेक श्योर उस लेवल पे आपको थियोरेटिकल प्रैक्टिकल हर एंगल में कवर अप हो। तो डेप्रिसिएशन क्या है सर? अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। माइंड में क्लियर करो कि मैंने अगर 2 लाख रुपए लगाए, उस कॉस्ट को अलोकेट करना, बांटना, किस साल में कितना बांटा जाएगा, दैट्स डेप्रिसिएशन। हर साल इक्वल यूज किया मैंने उसका तो मैं SLM लगाऊंगा, लेकिन पहले साल में ज्यादा किया, फिर कम किया, फिर कम किया, तो उस पर WDV लगाया जाएगा। रटने पर चलोगे ऑप्शन नहीं, आज सुनोगे फिर भूल जाओगे, चैप्टर कोई एक तो है नहीं। डेफिनेशन चलोगे फिर कैश बुक, फिर BRS, रेक्टिफिकेशन, बहुत सारी वर्किंग जो फ्री फंड में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मेक श्योर उसका बैकग्राउंड जितना क्लियर होगा, इसलिए बैकअप भी मिल रहा है आपको। जो वो वर्किंग एग्जाम से पहले 2x किया स्पीड, फटाफट सुन लिया कंटेंट और एग्जाम से पहले अपना कंटेंट फिनिशिंग में डाल दिया। और क्या बोला सर? डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस। कोई एक्सप्लेन करेगा इसका मीनिंग क्या है? डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस, हाउ? मैंने 3 साल पहले मशीनें खरीदी थी। अब ये जो कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे को हमने 5 साल पहले खरीदा था। 2026 में को कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, बट इसका यूज तो हो रहा है ना, तो ये एक्सपेंस मेरी बुक्स में रिकॉर्ड होगा क्योंकि मैं इसका यूज कर रहा हूं। हम एक्रूवल बेस पे अकाउंट बनाते हैं, पेमेंट बेस पे नहीं बनाते हैं। तो मैं इस आइटम को सर नॉन कैश एक्सपेंस बोलता हूं।
आगे बोला हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस? जो बिजनेस के ऑपरेशन से बिलोंग करते हैं, जो रूटीन एक्टिविटी से रिलेट करता है। मैं एसी, लाइट, कैमरा, स्क्रीन, ये चेयर्स, बिजनेस के ऑपरेशन से इनका लेना देना है ना। अब इस चेयर पे डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आप मुझे नॉन ऑपरेटिंग एग्जाम्पल बताओगे? एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग, एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लेना देना बैंक वालों का काम होता है, उनका ऑपरेशन है वो, हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग डेली बेचना खरीदना प्रॉपर्टी डीलर का काम है, हमारा मेन ऑपरेशन नहीं है वो डीएलएफ वालों का काम है, एम3एम वालों का काम है, जो बिल्डर्स हैं। हमारे लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो बिल्डिंग बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोला जाता है। ये टॉपिक हालांकि ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग वाला 12th में कैश फ्लो चैप्टर के अंदर आप डिटेल में करना है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग का मीनिंग ये तो यहाँ पे थ्योरेटिकल में भी आ सकता है, प्लस फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर भी आपसे बातचीत कर सकता है। तो मेक श्योर कि आप ना हड़बड़ी में चैप्टर मत किया करो कि मैंने बस चैप्टर लपेटना है, वो बाद में फिर दिक्कत देगा आपको। उसको एक बार रूट कोर्स पे टाइम दिया, प्रॉपर उसके बेसिक समझ के प्रैक्टिस करके देखो, इको, बीएसटी, इंग्लिश, इन तीनों में आप वर्किंग सुनने से भी काफी हद तक काम चला सकते हैं। मैथ्स और अकाउंट्स में ऐसा नहीं हो सकता। आप सुनेंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट द वर्किंग, जितना अटेम्प्ट करेंगे उतनी कॉन्फिडेंस, उतनी स्पीड आती जाएगी, उतने डाउट्स दूर हो जाएंगे। आपने केवल सुना हुआ है, अब जिनका अटेम्प्ट करने मन ही नहीं करता, कभी बैलेंस निकाला ही नहीं है ना, कभी डिफरेंस सीडी वीडी खुद निकालें कभी आज तक? जब निकालें खुद स्पीड बढ़ा दोगे ना, अपने आप डाउट दूर होने शुरू हो जाएंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। वो आपके इनपुट पे डिपेंड है। कम इनपुट डालोगे तो एहसान सा कर रहे हो आप सिलेबस के ऊपर, तो वो आपको अपनी अकड़ दिखाएगा एग्जाम के अंदर, तेरे बस की वैल्यू निकाल के दिखा दे। आप थोड़ी यारी दोस्ती करोगे, टाइम प्रॉपर दोगे, तो इतना सपोर्ट करेगा वो आपको एग्जाम हॉल में से। वो आपने देखी मुन्ना भाई एमबीबीएस, संजय दत्त को गांधी जी दिखते हैं उसके अंदर, देखी मुन्ना भाई वाली मूवी देखिए? तो वो आपको कैरेक्टर दिखता है ना एग्जाम हॉल में उसको, तो सेम पॉइंट में आपको एक तरीके से अकाउंट्स यूं कहीं दिखेगा। आप एग्जाम हॉल में कोई भी डाउट पूछेंगे यूं कहीं समझ याद आएगा, क्योंकि आपने टाइम दिया है। एवरीथिंग इज टाइम, तो आप उसको दोगे समझ में आएगा। मुश्किल आप बनाते हैं, मुश्किल टॉपिक होता तो सबके लिए ही कहीं ना कहीं सेम लेवल प्रॉब्लम क्रिएट करता, कुछ को आ रहा कुछ को नहीं आ रहा, मतलब क्या है, आपने टाइम दिया नहीं दिया उस रेशियो में डिपेंड करता है। हाँ जी, डेप्रिसिएशन अप्लाइड ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट। जितने 5 साल की लाइफ है तो 5 साल में कॉस्ट को बांट देंगे, 3 साल की लाइफ है 3 साल में बांट देंगे, 7 साल की लाइफ है 7 साल में बांट देंगे। इट्स द अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। तो ये सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये नॉन कैश आइटम है, ये फिक्स एसेट पे लगता है। ये दो टाइप से होता है, डब्ल्यूडीवी और एसएलएम। हर साल इक्वल लगेगा तो उसको हम एसएलएम बोलते हैं, पहले साल ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम तो उसको डब्ल्यूडीवी बोलते हैं। करंट एसेट पे नहीं लगता। फिक्स्ड एसेट में लैंड गोल्ड वगैरह पे नहीं लगता, क्योंकि उनकी वैल्यू कभी खत्म होती नहीं है, उनकी लाइफ यूजफुल लिमिटेड है ही नहीं। लैंड रहो 20 साल के बाद भी लैंड ही रहेगी, 50 साल के बाद भी लैंड वहीं रहेगी, वैल्यू बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। ठीक है ना? तो इसलिए इसका मीनिंग समझो कि जिसका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है, मैंने एसी खरीदा है, मैं ये लाइफ टाइम एसी नहीं चला सकता, कुछ टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, इसकी लाइफ लिमिटेड है। ये टीवी स्क्रीन है तो इसको कुछ टाइम के बाद इसकी वर्किंग खत्म हो जानी है। इट मे बी 5 ईयर, मे बी 20 ईयर, मे बी 10 ईयर। तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर डिसाइड करूंगा कि इसकी लाइफ कितनी होगी। इज इट ओके? फिर से कह रहा हूं, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, लपेटने के लिए, कंप्लीट खत्म करने के लिए चैप्टर मत उठाया करो। उस वर्किंग को पूरा सीखने के लिए टाइम दिया करो। इवन एग्जाम में भी उठा रहे हो तो एक बार टच तो बनता है कि मीनिंग समझ में आ गया, देन वी कैन रिलेट द वर्किंग। चलिए सर आगे बात करते हैं। तो व्हाई डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस? डेप्रिसिएशन इज नॉमिनल इन नेचर, इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ द P&L. मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, purchase, asset increase, debit side of asset, depreciation, asset decrease. Depreciation to be closed by transfer to the P&L account, debit side of balance sheet.
ये पी एंड आएगा, बैलेंस शीट गलती, इसको ठीक कर लेना आपकी फाइल में। तो आपने जो नॉमिनल नेचर होते हैं, फाइनल अकाउंट चैप्टर आप हो चुका है अब तो ना, तो नॉमिनल नेचर को पी एंड में लेके जाते हैं। जो बिल्डिंग है वो रियल नेचर है, डेप्रिएशन नॉमिनल नेचर है, तो रियल वाले बैलेंस शीट में जाएंगे, नॉमिनल वाले पी एंड एल में आएंगे, क्योंकि उनका बेनिफिट हो चुका है खत्म। उतने की बिल्डिंग यूज कर चुके हैं, उतने की मशीनरी यूज कर चुके हैं, उतने का सॉफ्टवेयर यूज हो चुका है, जितना एक्सपायर हो चुका है उसी को एक्सपेंस का नाम दिया था। वही पॉइंट हमने नॉमिनल पॉइंट के अंदर प्लेस अप करके चलना है। तो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल सारे कॉन्टेक्स्ट साथ में। एग्जांपल आपके सामने की मशीनरी मैंने 5 लाख खरीदी सर 2023 के अंदर, ठीक है, और 5 लाख का बेनिफिट 5 ईयर मिलने वाला है। तो पहले साल में कितना बेनिफिट मिला सर? 1 लाख का। तो बच कितने की वैल्यू उसकी? 4 लाख की। एसएल में एग्जांपल ले रहा हूं, अगले साल फिर बेनिफिट लिया 1 लाख का, अब कितनी बच गई? 3 लाख की। फिर 1 लाख 2 लाख की, फिर 1 लाख 1 लाख की, फिर 1 लाख लगाया, वैल्यू 0। एसएलएम में वैल्यू 0 हो सकती है, डब्ल्यूडी में 0 नहीं होती है, वो चलती रहेगी सो ऑन, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यू में भी कई बार पूछा हुआ है कंटेंट, तो उसको लेकर कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, तो आपको जो लेआउट रख के चलना है, नॉर्मल लेजर जो बना के चलना है वो आपके सामने है। बिल्डिंग का अकाउंट हो, मशीनरी अकाउंट हो, फर्नीचर अकाउंट हो, इस तरीके से वर्किंग होगी। तो इसमें कौन सा आइटम किस साइड में आएगा, आपका एग्जामिनर ये आपसे एक्सपेक्ट करता है। जर्नल एंट्री प्लस फॉर्मेट में वर्किंग और वर्किंग काउंटिंग, ये 3 चीजें आपके सामने आती हो। एमसीक्यू में केवल सीधा वो प्रॉफिट लॉस की वैल्यू पूछ सकता है, डेप्रिसिएशन अमाउंट पूछ सकता है, तो कैलकुलेशन आती हो, जर्नल एंट्री आती हो, और इस फॉर्मेट में वर्किंग करनी आपको आती हो। तो मैं स्टार्टिंग से जैसे मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग खरीदता हूं, क्या एंट्री पास करता हूं? फर्नीचर खरीदने की क्या एंट्री पास होती है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पोस्टिंग करेंगे, कहां आएगा वो? तो मैंने अगर फर्नीचर खरीदा और मैंने कहा फर्नीचर डेबिट टू कैश, अगर अकाउंट में आप बिना एंट्री से रिलेट करके चलेंगे, भूलना कंफर्म्ड है, याद करके नहीं बेड़ा पार होगा, समझना पड़ेगा। जब फर्नीचर खरीदा है, रियल में कहा था डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर इसलिए डेबिट हो गया। तो मैं फर्नीचर अकाउंट को इसको देखते हुए डेबिट साइड के अंदर यहां पे लिख दूंगा टू कैश, और जो भी डेट मैंने यहां पे लिख दी है, लेट्स से 5 लाख का अमाउंट लिख दिया। अब ये डेट 1 अक्टूबर भी हो सकती है, 1 दिसंबर भी हो सकती है, 1 मार्च, अप्रैल, जो भी डेट है उस डेट को ध्यान से लेके चलना, कौन सी डेट पे आप एंट्री कर रहे हैं। इस चैप्टर में डेट का बहुत बड़ा रोल है। हाँ जी, फिर अगर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो साल के एंड में क्या होगा सर? डेप्रिसिएशन लगेगा। अब डेप्रिसिएशन लगने की एंट्री क्या होती है, पहले सोचा करो दिमाग, आप बता सकते हैं एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री पूछ रहा हूं भाई। हाँ, तो ये आपकी क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी उतनी ही वर्किंग अपने आप आएगी। सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अब इसको याद मत करो सर, डेप्रिसिएशन नॉमिनल है, नॉमिनल को एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। फर्नीचर कम हो रहा है तो फर्नीचर खरीदा था, बढ़ रहा था, डेबिट किया था, कम करेंगे तो क्रेडिट होगा, तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर के नाम से। अब फर्नीचर क्या किया मैंने इसमें? क्रेडिट, ये रही क्रेडिट साइड, क्या लिख दिया? बाय डेप्रिसिएशन। एग्जांपल ले रहे कि 10% का मेरा जो है रेट है 10% पर एनम, तो 5 लाख का 10% मेरा हो गया 50,000, और एट द एंड ये आ गया सर बाय सीडी। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे सर? जो इस साइड का टोटल ज्यादा था 5 लाख को इस साइड ट्रांसफर किया, और 50 लेस करके अमाउंट आ गया 450। लॉलीपॉप टू लॉलीपॉप पॉइंट भी हम एक्सप्लेन करके चल रहे हैं। मेक श्योर कि उस वर्किंग को लेकर जब आप एडवांस पॉइंट बने स्टेप सारे क्लियर हों। सीधा आप एडवांस पॉइंट पे टाइम पास कर रहे होंगे, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे डेट हो गई 31/3, मान लो ये 25 चल रहा है, तो ये हमने 26 में एंडिंग कर दी, 31 मार्च 26 के अंदर, और 1 अप्रैल 26 को आपका बीडी आ गया। तो ये बिल्कुल लॉलीपॉप बच्चों वाला स्टेप है। एंट्री, फॉर्मेट, किन पे लगता है, क्या मीनिंग है, सारा पॉइंट रिकैप हो रहा है आपके सामने। अब क्या होगा सर?
अब कोई भी ट्रांजेक्शन अगर नहीं हुई है तो आप अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, सेम डेप्रिसिएशन टू फर्निश। अच्छा, डेप्रिसिएशन को क्लोज करने की एंट्री, हाँ जी आपसे कोई पूछे बता पाएंगे? क्लोजिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन, इतना साइलेंस तो महंगा पड़ जाएगा। ये तब हाल है जो फाइनल अकाउंट कर चुके हैं। क्लोजिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन, सिंपल, जितने भी नॉमिनल नेचर वाले आइटम है वो पीएनएल में जाते हैं, डेबिट वाले डेबिट में जाते हैं। और क्लोज करना है, डेबिट वाले को क्लोज करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट, तो ये तो क्रेडिट होना है टू डेप्रिसिएशन। डेबिट क्या होगा? पी एंड एल, तो पी एंड एल डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सॉर्टेड? इतना बच्चों वाला पॉइंट है। तो मैंने पी एंड एल टू डेप्रिसिएशन की एंट्री, अब यहां इस चैप्टर में नहीं मांगता है वो, लेकिन आपका एंट्री वाइज अगर आ जाए तो कनेक्ट होनी चाहिए। तो अगले साल अब एसएलए में तो 5 लाख पर ही आपका 50 लग जाएगा। डब्ल्यूडीवी होगा तो इस 450 का 10% आपको करना है, ठीक है? तो इससे और बच्चों वाला लॉबी पॉप स्टेप की जरूरत है भी नहीं। बाय डेप्रिसिएशन, अभी हमने कहा चलो डब्ल्यूडीवी का एग्जांपल लेना, डब्ल्यूडीवी ले लेते हैं। तो 450 का 10% कितना हो गया? 45,000। तो इसको मैंने 450 को इस साइड ट्रांसफर किया और इसको बोल दिया बाय सीडी, ये आ जाएगा 405,000। 31 मार्च 27, 1 अप्रैल 27 को 2BD के नाम से 405,000 की वैल्यू आ गई। सॉर्टेड? ठीक है, इसी तरीके से वर्किंग आपकी आगे चलती रहेगी। आगे आता है कि मान लो सेल वाली वर्किंग आपको कंफ्यूज करती है सर। अब मैं इसको सेल कर रहा हूं साल के मिड में, ठीक है? तो लेट्स सी कौन कौन स्टेप पहुंचा पाएंगे। है पॉसिबल? मैं इसको 3 लाख में बेच रहा हूं सर, 1 अक्टूबर 27 में क्या होगा? 1 अक्टूबर 27 में मैं सेल कर रहा हूं और उसी दिन नई मशीनरी भी खरीद रहा हूं 5 लाख की। 3 लाख की पुरानी वाली बेच दी, 5 लाख की नई खरीद ली। बताइए, स्टैंड अप। पहले सेल का ट्रीटमेंट बताइए। तो क्या लिखूं? 1 अक्टूबर की डेट मैंने लिख दी, आगे बोलो। बाय डेप्रिसिएशन। अब पूरे साल का अमाउंट आता है 40,500, आधा करें कितना आ गया बेटा? 4 लाख का 10% करूंगा 40,500 आता होगा। गुड मॉर्निंग। पूरे साल का 40,500, 6 महीने कितना आएगा? 20,250, 20,250। आगे बोलिए बॉस, इसके बाद क्या करेंगे? 6 महीने डेप्रिसिएशन आपने बोला, हमने लगा दिया, वेरी गुड। आगे आगे कितनी कंफ्यूजन है लाइफ के अंदर, क्या करें, कैसे करें, बताओ ना। पहले बाय बैंक तो कर देना। सेल की एंट्री क्या होगी? हाँ जी, वाह, देख रहे चैलेंज लाइफ में कितना है। पहली बात तो सेल वर्ड गुड्स के लिए यूज होता है। दूसरा, सेल डेबिट कब होने लग गया? हाँ, तो ये रीटेक कितने चाहिए? अब जैसे मान लो आज आपने टॉपिक सीख लिया है, प्लीज इसे प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो सुनते रहो कितने ही, कुछ नहीं फायदा मिलने वाला। असली प्रॉब्लम आपकी सेल्फ स्टडी के पैटर्न्स में है। थोड़ा सा चेंज करके देखो, आउटकम बहुत बेटर हो जाने हैं।
हाँ जी, तो आपकी एंट्री हो गई कैश डेबिट टू फर्नीचर। अब फर्नीचर को क्रेडिट करना है तो क्रेडिट साइड के अंदर बाय कैश के नाम से यहां पे वैल्यू आ गई। एग्जांपल ले रहे थे हम 3 लाख का। तो आपकी लॉस की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? 405 की मेरी वैल्यू थी, उसमें से मैं डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं। अब इस स्टेप को लेकर दिमाग ब्लॉक मत किया करो। इन चीजों के साथ आपकी ट्यूनिंग जितनी अच्छी होगी, उसको देखने का नजरिया चेंज करो। उनका दुश्मनी मत पालो। कंफ्यूज हो जाता हूं, थोड़ा डील कर, फेस कर, 2-3 बार आराम से लिख। अब ये वैल्यू लिखने में क्या प्रॉब्लम है? अभी ये ओपनिंग वैल्यू थी और ये लग गया डेप्रिसिएशन, लेस करके बच कितनी गई? 3 लाख। बोलो। और सेल कितने में हुई? तो लॉस कितना आया? 84,750। तो लॉस आएगा तो इस साइड बैलेंस बच रहा है बाय पी एंड एल 84,750। तो सेल को लेकर जो आप कर रहे, अब एक साथ एक एग्जांपल में 2 एसेट सेल हो रही हैं, अगले साल फिर सेल हो रही है, ट्रीटमेंट तो सेम ही रहना है। आप एक साथ मिक्स क्यों कर रहे हैं कहानी को? जिस टाइम में सेल की वर्किंग कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, कितने की सेल हुई, कितने का प्रॉफिट आया, ये स्टेप भाग भाग में करते इसलिए मार खाते हो। आराम से उस ओपनिंग थी, ओके, कितना डेप्रिसिएशन, ओके, कितने की से। आप इस काउंटिंग को लेकर रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, इससे गैप मत बनाओ। ये मैथ नहीं है, साइन थीटा कोस थीटा नहीं है, ये सिंपल बेसिक वर्किंग है। मेरे पास 384 है, 3 लाख के बिक गए, 84 का लॉस हो गया, इसमें क्या आपका आईक्यू चाहिए इसके अंदर? लेकिन आप ऑरली कर रहे हैं, किसी की देख के चिपका लिया और आप सोच रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस आ जाए, नहीं आ सकता ना। यू हैव टू फेस दैट वर्किंग, यू हैव टू गिव इनपुट इन दैट वर्किंग। और आप एक बार देके देखिए, फिर आउटकम देखिए कहां तक आता है। प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। समझ रहे हैं बात को? एग्री और नॉट? तो अब एग्जांपल ले रहे हैं कि नई एसेट भी खरीदी है, तो टू बैंक के नाम से मान लेते हैं। सेम डेट को कह रहा है, तो सेम डेट को 5 लाख की एसेट मान ली। अब उसके ऊपर क्या लगेगा सर? लास्ट में डेप्रिसिएशन लगेगा। 31/3/28 को बाय डेप्रिसिएशन लग गया। अब 5 लाख की पूरे साल का 50 होता है, आपके पास हाफ ईयर है, 25 हो गया। फिर उसको उठा के हमने बाय सीडी बना दिया। सीडी वाला पॉइंट बनाएंगे, 475 की वैल्यू हो जाएगी। सॉर्टेड मामला, ये वर्किंग। अगर दो चीजें हैं, बिल्डिंग दो हैं, मशीनरी दो हैं, दोनों की जो डेप्रिसिएशन है उनकी वैल्यू ऐड करनी चाहिए। अलग अलग दिखा दें, कंबाइंड दिखा दें, वो आपकी कॉल है। 2 मशीनरी हैं, 2 फर्नीचर हैं, 2 बिल्डिंग है, बट अलग अलग दिखाने में थोड़ी सी काउंटिंग आपकी आगे हेल्प कर देती है कि आपका टाइम बच जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा कोई भी, दोनों तरीके हैं, जैसा जिसमें आप कंफर्टेबल आप कर सकते हैं। फिर आपका वर्किंग नोट थोड़ा सा फिर टाइम ले लेता है। सेपरेट सेपरेट करने पर काउंटिंग साफ साफ दिखती रहती हैं अलग अलग, 2 मशीनरी 3 मशीनरी की। तेरा 5, ये 4-5 वाला तो बिक चुका था। 5 लाख में से 25 का डेप्रिसिएशन लगा, तो 5 में से लेस कर दूंगा, सीडी आ जाएगा 475। टोटल का भी करके फिर बैलेंस निकालेगा, तब भी सीडी सेम ही आएगा। बट तुझे पता है कि इस वाला ट्रीटमेंट मैं खत्म कर चुका हूं। यहां पर मुझे बोटियां करनी आती हूं अलग अलग, कि इसका यहां पहुंचा, इसका यहां पहुंचा। कंफ्यूज मत रहो, वेग मत रहो। आपको स्मार्ट लीडर बनना है मार्केट के अंदर ना, तो तुम्हारी क्लैरिटी बहुत रोल प्ले करती है। तो खुद ही उलझे पड़े हैं, डर रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन और बढ़ती जाएगी। जस्ट ट्राई टू गेट क्लियरिटी। क्या सर ये था, इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ? सर मैंने वर्किंग नोट बनाया ना कि 4-5 में पहले डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है, कहां लगा हुआ? ये लगा हुआ। सर ये सेल हुई, कहां हुई? ये हुई। जो गैप है, डिफरेंस, वो लॉस आ गया, तो ये पूरा ये खत्म हो गया ना। यहां पर नई खरीदी है, उस पर मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, ओके, उस वो जो बच कितनी गई, ओके, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चले आगे, एनी कंफ्यूजन? तो
आपके सामने अब एग्जाम्पल दिया था और अटेम्प्ट किया होगा तो काउंटिंग थोड़ी बहुत आगे बढ़ी होंगी उसके अंदर। देख लीजिए एक बार, अब जो ऑनलाइन में है पहले यहाँ पे पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लें, फिर इसको सॉल्यूशन को देखने में आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी बेटर हो पाएगी। देखिए बहुत ही लॉलीपॉप पॉइंट है कि फर्नीचर हम खरीद रहे हैं सर, और उसकी जो कॉस्टिंग है वो 55,000 की है, और ये लाइफ बताता है इसकी 10 ईयर्स की, जो कि 5,000 में सेल आउट हो जाएगा। एडिशन फिर 1 अप्रैल को और की हमने, और फिर 2022 में भी की है, जिनकी वैल्यू 9500 है और 8400 है। इनकी रेजिडुअल 500 और 400 है। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू बोल सकते हैं इसको। तो एट द एंड वो कह रहा है कि मेरी वैल्यू 55 की थी, जिसमें से 5,000 तो मुझे रिकवर हो ही जाने, तो मेरा टोटल जो पैसा लगा वो कितने का लगा है? 50,000 का। कितने साल में लगा है? 10 ईयर्स में। 1 साल में डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 5,000 का। ये 11th लेवल तक की वर्किंग है। आप इसी बात को सीए में जाके करते हैं तो वो कहता है कि सर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जो पैसा मिल रहा है 5,000, उसकी आज की वैल्यू कितनी है? टाइम वैल्यू का एक टॉपिक वहां पे आता है, वो अभी 11th में इतना रेलेवेंट नहीं है। 10 साल के बाद जो 5,000 रुपए होंगे वो आज के 5,000 के बराबर तो नहीं होंगे ना वैल्यू के टर्म में। तो इस लेवल की थोड़ी सी डिटेल हायर क्लास में आता है। अभी आपसे बस वो सेम रेट के अंदर एक्सपेक्ट करता है कि ट्रीटमेंट क्या होगा। सेम मैंने 9500 का अमाउंट खरीदा, 500 रुपए का अमाउंट मुझे बाद में रिकवर हो जाएगा, 9,000 रुपए मेरे पास बच जाने हैं, ठीक है। सेम 8400 का मैंने अमाउंट खरीदा, 400 रुपए मेरे रिकवर हो जाएंगे बाद में, 8,000 रुपए का अमाउंट है मेरा जो एक्सपेंस मतलब यूज होना, खर्च होना है। लाइफ वही 10 ईयर हम लेके चल ही रहे हैं, तो इसमें 900 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया और इसमें 800 रुपए 800 का डेप्रिसिएशन हो गया। अब इसको फॉर्मेट में अकाउंट में दिखाना है। साल देख लेना भैया कहां कहां कंटेंट होगा। 4 साल की वर्किंग मेरे से मांगी है, एसएलएम के बेस पर हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो पहला 19-20 ईयर होगा, फिर 20-21 होगा, 21-22 होगा, 22-23 होगा। तो उसी के बेस पर ये फॉर्मेट में, तो 19-20 में एक परचेज हुई है, फिर 20-21 में ये सेकंड परचेज हुई है, फिर 22-23 में थर्ड परचेज हुई है। यहां पे डेट गलत देखने में भी आपके आए हुए मार्क्स हाथ से निकल जाते हैं। होना था अगले साल में, पहले ही साल में उसका ट्रीटमेंट कर दिया। तो हमने पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने रिकैप करवा दिया है, कितना ही बेसिक क्यों ना हो, उसके बावजूद ही मार्क्स कटेंगे, कैसा फील होगा? लॉजिक है, फिर भी क्यों आते हैं? आदतों, पार्ट ऑफ द लाइफ, क्या ही फर्क पड़ता है, सब मोह माया है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। करें, कौन कौन 4th ईयर में पहुंच चुका है? वेरी गुड। तो मुझे बताएंगे पहले पार्ट की डेट क्या थी? 2019, और टू बैंक के नाम से कितना अमाउंट बोला? 55। तो अगेन जो ऑनलाइन पॉइंट बाद में देखेंगे तो खुद से पहले अटेम्प्ट करके फिर फास्ट फॉरवर्ड करके सॉल्यूशन मैच कर लेना। नहीं, यही इसलिए करवा रहा हूं, 55 में से 5 लेस करके 50, वो तो सेल वाले ईयर में पहुंच गए आप। आज मैंने 50 की थोड़ी खरीदी है, इसलिए फर्क करें थ्योरी सुनने में और करते टाइम वर्किंग में, कि हमें उसका मीनिंग अलग लग रहा है, करके ही पता लगेगा। सर आपने तो बताया 55 - 5 50 का ही बच गया, डिवाइड बाय 10 क्या? यस, 5,000 कम मिलेंगे, आज थोड़ी मिल रहे हैं, 10th ईयर में मिल रहे हैं। तो आज तो 50 कैसे कर सकता, आज तो 55 करेगा, ठीक है कि तो छोटा पॉइंट सारे मार्क्स खराब कर देगा, सारी वैल्यू गलत, स्टार्टिंग से एंड तक गलत। तूने पूरे 15 मिनट 10 मिनट खराब भी करेगा तू टेस्ट में बैठ के, और तेरे मार्क्स 0, आता पूरा था, सिर्फ एक वैल्यू में फर्क आ गया। ये लफड़ा है अपने प्रैक्टिकल में, और एक बार आगे रिवर्स भी है, उतना इजी भी बन जाता है फिर।
थ्योरी की तरह मार्क्स नहीं कट सकते आपने, पूरे पूरे मार्क्स बन सकते हैं इसके अंदर। तो हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो यहाँ एवरेज माइंडसेट वाला बच्चा का गुजारा नहीं होता है, फिनिशिंग वाला एंजॉय करता है, मजा आता है उसको जब आप हर बार आगे आगे एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब आगे सर 31 मार्च 20 बाय डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट आया था 5000। तो 55,000 टोटल था, मैंने इस साइड ट्रांसफर कर दिया सर, ये मेरा आ गया बाय सीडी जो कि बनता है 50,000। डेट मेरे सामने 31 मार्च 20। ये क्रेडिट डेबिट प्रॉपर तरीके से लिख के फिर काम करना है। फिर मैं पहुंच गया सर 1 अप्रैल 20 को, यहां पर मैंने लिख दिया 2BD और ये हो गया मेरा 50,000। 31 मार्च 21 में जाने से पहले मैंने कहा सर मेरी एक और परचेज यहां पर हो रही है, ठीक है। उसकी डेट मेरे सामने क्या है सर, साल की शुरुआत ही है सर, 1 अप्रैल 20 को ही मैं परचेज कर रहा हूं टू बैंक के नाम से मैंने वैल्यू डाल दी। कितने की परचेज है 99,000 बोला किसी एक ने शायद। अगेन -500 करके 9,000 रुपए जो आ रहा है वो 10th ईयर की बात आप कर रहे हैं। आज जो खर्चा गया मेरी जेब से वो पूरा 95 गया। आपने 9 लिखा बुक्स में, ये वो गलती कर रहे हैं, देखो उसने पहले वाले में कर दी सेम गलती। आते हैं कि मार्क्स खराब मत करो। हाँ जी, तो मैं 31 मार्च को जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो एसएलए में पहली वाली पे तो 5 ही लग जाएगा। चलो मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं जिससे थोड़ा सा सेग्रीगेट होना आसान हो जाएगा। तो पहले साल में 5,000 लग जाएगा, सेकेंड ईयर वाली पे 900 का अमाउंट लग जाएगा। काउंटिंग आपने यहां पे की थी कि आपका 9500 में से स्क्रैप वैल्यू जो रेडियल वैल्यू लेस कर दी, तो मेरे पास 9,000 आ गया और ये 10 साल में लाइफ है इसकी, तो एक साल का डेप्रिसिएशन 900 रुपए का आ गया। सेम इसमें ये आगे आएगा, दोबारा बता देंगे। तो इस तरीके से अपनी वर्किंग पूरी हो गई। इसको लेकर अब कंबाइंड बाय सीडी निकालना है तो अब कंबाइंड भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आ गया 59,500। सीडी बताओ कितना है 53,600। और ये 1 अप्रैल 21 को 2BD अगले पेज पे है ना, यहां लिखवा दीजिए। 1 अप्रैल 21 को 2BD कितना बोला 53,600। तो ये वाला अमाउंट जो सीडी है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपका बीडी बन जाएगा। इस साल में कोई भी एंट्री हुई नहीं है मेरी 21-22 में। अब ये कितनी लॉलीपॉप स्टेप है, ये तक गलत करने में आप कहीं ना कहीं पीछे नहीं छोड़ते। सर इस साल में ट्रीट कर लिया, इसमें करना था, इसमें बच्चों वाला रेट गलत ले लिया सर, सेल की वैल्यू गलत ले ली सर, नंबर ऑफ ईयर गलत ले लिए, मतलब मौके ढूंढते कहां गलत करके दिखाएं। चलो आज इस बार ना यहां नया पॉइंट बनाते हैं, एडवेंचर खेलते हैं, खतरों के खिलाड़ी। सिंपल सिंपल बच्चों वाली वर्किंग में आप टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा मत करो। तो अगर इस साल में कुछ है ही नहीं, ओके नहीं है, चल जाएगा काम। तो जब साल का एंड आएगा 31 मार्च 22 बाय डेप्रिसिएशन की वर्किंग आनी है, सेम टू सेम ही आनी। इसमें क्या बदल जाना है, पहले वाली पे अगर एसएलएम है कितना चल रहा था 5,000, सेकेंड वाली पे कितना चल रहा था 900। तो बाय सीडी अगर मैं बनाता हूं तो अब बाय सीडी सर वही 53,600 को यहां ट्रांसफर कर दो, लेस करो कितना है भैया 47,700 दिस वन। और ये 1 अप्रैल 22 को 2BD के पॉइंट में आपके सामने 47,700 का पार्ट हो जाएगा। सॉर्टेड है। अब लास्ट ईयर आ चुका है। लास्ट ईयर में क्या डेट है ट्रांजैक्शन की, तो इसमें आप डेट देख ले सर 1 अक्टूबर है। तो अक्टूबर का मतलब क्या है सर 6 महीने बाद आपकी वर्किंग लग रही है। तो आप यहां पर जब आप जाएंगे तो 1 अक्टूबर को टू बैंक के नाम से कितना अमाउंट हो गया
पूरा लिखेंगे 8400 और 31 मार्च 23 में बाय डेफिनेशन आप जब लगाएंगे तो यहां तीनों पे लगेगा सर। पहले वाली पे कितना जा रहा है 5000, सेकंड वाली पे 900, थर्ड वाली पे 400 और ये सारी वर्किंग करके टोटल बोरो कितना आ रहा है 56,100। तो बैलेंस, अब कुछ बच्चों से बैलेंस करने में आलस आता है। बाय बैलेंस सीडी कितना आया 49,800। ये हो गया 31 मार्च 23। 1 अप्रैल 23 में 2 बीडी वाले पॉइंट के अंदर 49,800 का पॉइंट आ गया। बताइए अब इसमें कहीं भी ऐसा कुछ कि हाँ सर यहां हम अटक सकते हैं, ये हमारी कंफ्यूजन आ सकती है। सॉर्टेड है, बिल्कुल 0-0 लेवल से कंटेंट जा रहा है अपना, कोई इश्यू नहीं है। अब ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 16 को फर्म ने परचेज की मशीनरी जो कि 1,05,000 रुपए की है। स्क्रैप वैल्यू हमारी है 5,000 की 10th ईयर के एंड में। स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है। अकाउंटिंग ईयर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। मशीन वाज सोल्ड फॉर 6,000 ऑन 31 मार्च 23। तो 16 से हम स्टार्ट किए थे, तो 16 17, 17 18, 18 19, 19 20, 20 21, 21 22, 22 23। तो इसको अभी करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आपको प्रोसेस सेम दिख रहा है। तो आप जब डेफिनेशन लगाएंगे 1,05,000 में से -5 करेंगे 1,00,000 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 10,000 का हर साल डेफिनेशन। लेकिन स्टार्टिंग टू बैंक पूरा 1,5 ही आएगा, फिर उसमें से 10,000 लेस होकर 95 बच जाएगा। सेम चलते चलते लास्ट ईयर के अंदर जब यहां पहुंचेंगे तो वो 6 का बिक गया, तो आपने बेचा कब है साल के लास्ट में, तो पूरे साल डेफिनेशन लगाया, बाय बैंक किया, जो गैप आया बाय P&L या 2P&L के नाम से क्लोज कर दिया। सॉर्टेड। तो ये बेसिक लेवल पे तो इतने पॉइंट पे जाना काफी है। यहां देखिए, अब ये कहता है कि सर 1 अप्रैल 19 को स्टार ट्रेडिंग ने 5 मशीनरी खरीदी हैं और 60,000 ईच की बात हो रही है, तो 5 × 60 की बात करता है, 3 लाख की इसने परचेज कर ली सर। 1 अप्रैल 21 को कहता है कि एक मशीनरी उनमें से सोल्ड कर दी और लॉस था 8,000 का, जो कि 21 की बात कर रहा है। तो 1920 में पहला साल गया, 2021 में दूसरा साल गया, 21-22 में यहां पे सेल हो रही है। फिर से कह रहा हूं, ये डेट गलत लेने के शौक में मत जाओ, प्रॉपर लिख लो उनको। आपने यहां पे 1920 में परचेज की है, 21-22 में जाके सेल की है। फिर कह रहा है कि सर 1 जुलाई 22 को, ये कौन से ईयर में आएगा, ये आएगा 22-23 में जाके, वहां पे जाके सेल हो रही है और ये 12,500 को हो रही है। फिर न्यू मशीनरी हमने 1 अक्टूबर 22-23, इसी में आ रहा है, ये इसी में नया परचेज हो रहा है और ये 1,00,000 का हो रहा है। तो आपसे 4 साल के अकाउंट मांगे गए। अब इसमें जब आप वर्किंग करेंगे तो पांचों को आपने कंबाइंड लेके वर्किंग कर ली। सेल वाले ईयर में वर्किंग नोट ढंग से बना लेना था। क्या वर्किंग नोट, जिस बार मैं सेल की वर्किंग करूंगा तो एक सेल हुई है, जो बैलेंस बच गया है वो 4 का बच गया है, तो उनका फिर बैलेंस सीडी, फिर अगले साल फिर बैलेंस बीडी, फिर आपके सामने सेल करेंगे तो यहाँ पे एक सेल हो गई है तो परचेज एक नई हो गई है, फिर बैलेंस यहाँ पे जो निकलेगा उसमें ये माइनस हो गया, ये ऐड हो गया, उस अकॉर्डिंगली बैलेंस फिगर जो निकलेगा वो प्रॉपरली काउंटिंग में गलती ना हो। टॉपिक मुश्किल नहीं है, अगेन पेशेंस की कमी है, हम पता नहीं किस भागम भागे मचे हुए हैं। थोड़ा पोज लेकर आराम से प्रैक्टिस करोगे, पहली बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरी बारी में आएगा, दूसरी बारी में नहीं आएगा, 5वीं बारी में आएगा, 7वीं बारी में आएगा। 10 क्वेश्चन लगा लो, आराम आराम से आपके पास चांस मिल रहा है, वर्किंग को रिलेट करोगे, कहीं भी टॉपिक ऊपर से जाना ही नहीं है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन आ ही नहीं सकती। तो कितना बेबी स्टेप है बताओ, कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे।
चलें आगे। अब नीचे बता दिया सर 10% पर एनम की बातें हो रही हैं और एसएलएम की बातें हो रही हैं। तो हाँ जी हाँ जी, इसमें डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट ये सब ऐड करके चले अलग अलग? बताओ दिया, आप कंबाइन कर लें, जिस टाइम सेल वहां वर्किंग नोट थोड़ा फेयर बना लें, कोई इशू नहीं। तो बताइए सर, इसमें डेट वाला कॉलम नहीं बनाया क्या? चलो, तो क्या डेट थी पहली? क्वेश्चन पीडीएफ है ना आपके पास? ईयर 19, कितने की परचेज है? सॉर्टेड? कोई कंफ्यूजन? एक ही ट्रांजैक्शन है, कोई सेल परचेज और नहीं हो रही है। 31 मार्च 20 में बाय डेप्रिसिएशन कितना रेट बोला है? 10%, साथ साथ 30 बनता है। 3 लाख का टोटल था, इस साइड ट्रांसफर किया 3 लाख, तो बैलेंस कितना बच गया? बाय बैलेंस सीडी कितना बच गया? 270। किस डेट को हो रही है? 31 मार्च 20। 1 अप्रैल 20 की बात हो रही है, 2 बीडी की बात हो रही है, 270 की बातें हो रही है। 20-21 में कोई परचेज सेल कुछ है क्या? तो 31 मार्च 21 में बाय डेप्रिसिएशन एसएलएम था तो कितना ही रहेगा? 30 रहेगा। ये 270 वाली वैल्यू यूं ट्रांसफर कर दी, 30 लेस कर दिया, तो बाय सीडी कितना बच गया? 240। ये डेट क्या है? 31 मार्च 21, और यहां पे 1 अप्रैल 21 को 2 बीडी के पॉइंट में 240 की वैल्यू आ गई। आप नहीं कर रहे हैं, शायद बैठे हैं कहाँ अपने? अरे वाह, बड़ी टेक्निकल साइंस है इसके पास तो। बिना पेन चलाए वर्किंग हो रही है भाई की, इससे ऐसी साइंस देखी कभी हैं? आप पीछे रहिए इसके तो बेटा, आपको पेन चलाना पड़ रहा है। कुछ बच्चे बिना पेन चलाए वर्किंग कर पा रहे हैं। हाई टेक जमाना आ चुका है, सीखो कुछ। अच्छा, तुमने ऐसे कोई बच्चा देखा है जिसके आंखों में ब्लाइंड फोल्ड कुछ पट्टी बांध रखी और वो आगे की चीज पढ़ सकता हो? उसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और आप उसका कोई भी मान लो ये नोट्स रखोगे तो ये प्रॉपर रीडिंग कर सकता है। मिला कोई ऐसा बच्चा? मेरे को मिला, मैंने अभी पॉडकास्ट किया, आज लाइव होने वाला है शाम को उसका। 6 क्लास में हो लड़की। मीन्स उसको आप बुक दिखाओगे तो कौन सी कलर की बुक है, किसका फोटो छपा हुआ, ये तक आगे पट्टी है। इंट्यूशन, तो इंट्यूशन की प्रैक्टिस कर रही है फ्रॉम द एज ऑफ 5 और 6 आई थिंक। मैं शॉक हो गया भाई, मतलब मैंने उसमें आज वीडियो में डाला हुआ है, मैं साथ में एक कार बनाई, साथ साथ सेम डिट्टो कॉपी, आंखों पट्टी बंधे हुए। ये साइंस है। तो इंट्यूशन की जो आपकी साइंस है ये लिटरली एग्जिस्ट करती है, लेकिन हाँ वो उस पर जिसने काम नहीं किया वो पता ही चलती है। चलो ये तो एडवांस बातें होगी, लेकिन नॉर्मल पॉइंट में आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी इंप्रूव कर देती है ऐसी हैबिट। तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे अंदर क्या बेस्ट है, इसको लेकर तुम अपना फ्यूचर करियर सेट कर सकते हो। किस टाइप का फ्रेंड बनाओ, ये आदमी नकली है, असली, अच्छा दोस्त है, नहीं है, ये तुम्हें पता लग पाएगा। कौन सी हैबिट ठीक है गलत, मतलब तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल रिमोट ले सकते हो अगर यू आर गुड इन योर इंट्यूशन पावर विद द मेडिटेशन एंड ऑल दैट। तो वो हाईटेक, चलो एडवांस बात है। वो तो ऐसा भी कह रहे थे कुछ ने सर ऐसे कर रखा है कि जैसे फोन रखा है विद द इंट्यूशन पावर, मेरे को अभी बिलीफ नहीं है, वो मतलब देखने पता लगेगा कि फोन ऊपर उठ सकता हवा में। ऐसा रिएक्शन था मेरा भी।
मेरे को भरोसा सा कम ही हुआ तो देखेंगे, मगर चलो ऐसे तो मिलेंगे, लिटरली ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, उसका उतना नहीं पहुंचा था, वो किसी और का बता रहे थे। उसका जो था वो तो ब्लाइंड फोल्ड से वो पढ़ सकता है, कलर वलर देख सकता है, वो चीज़ बना सकती है, इस लेवल का पार्ट वो तो लाइव देखा है। किस खेल में खेल रहे हो, दुनिया कहाँ तक गई है। चलिए, तो इस साल में सेल की डेट क्या है? सेल की डेट क्या है? शुरुआत में बिक गई तो 1421 में डेप्रिसिएशन लगा नहीं, बाय बैंक के नाम से कितने में सेल करवा रहा है? लॉस में। तो पहले मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट बनाने के लिए उसने कहा कि सर बात ऐसी है कि वो थी 60,000 की, मैं कितने साल डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं? 1 साल का यहां लगाया और 1 साल का यहां लगाया, 2 साल लगा चुका हूं। तो एसएलएम था तो पहले साल का भी 6 है, दूसरे साल का भी 6 है। ये वाली काउंटिंग बच्चा करने वाला कर लेता है। क्या 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 डाउट हो सकता है सर इसमें? कैसे करूं, कहां से करूं, कैसे लिखूं? अरे 60 की वैल्यू लिख रही, तूने पहले साल डेप्रिसिएशन 6 तूने ही लगाया ना। 10% का रेट अगर है, जब तूने यहां पे लिखा है 30, तो ये 5 एसेट पे है, एक पे कितना होगा? 6,000। तो 60 का 10 6,000, एसएलएम में तो अगले साल में 6 होगा, तो 12,000 पे का डेप्रिसिएशन लग चुका है। 60 में से 12 चले गए, 48 का बच गया। अब 48 के ऊपर मैं काउंटिंग करूंगा, कितनी आ गई? 48 पे लॉस कितना बोला उसने? लॉस बोला 8,000 का। भाई ये दोनों चीज क्या थी? डेप्रिसिएशन। ये क्या अमाउंट था? परचेज अमाउंट। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, सॉरी, लॉस 8,000 का लिखूंगा 48 का, तो मेरी परचेज की वैल्यू कितनी आ गई? सेल की वैल्यू 40 आ गई। सॉर्टेड। अब ये वर्किंग नोट अगेन हड़बड़ी मत बनाओ, किसी कॉपी मत करो, इसको लेकर गैप मत बनाओ, आराम से हर वैल्यू को समझो। बोलिए। कर सकते हो, इससे मार्क्स डिपेंड नहीं हुआ, आपकी काउंटिंग ठीक होनी चाहिए, उसको लेकर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। चलें, अब मेरे सामने यही चीज यहां करना है। तो कितने में का बैंक आया मेरा? खुद से काउंटिंग करोगे तभी बात बनेगी ये। तो मेरा बैंक तभी निकलेगा जब ये वर्किंग नोट मैंने बनाया होगा। देख के मैं लिखता रहूंगा, नहीं होने वाला कुछ भी। ये प्रॉपर लिखो वर्किंग नोट में, प्रॉपर कि ये मेरी परचेज थी, ये मेरा 2 साल डेप्रिसिएशन था, ये मेरा बैलेंस फिगर बच गया, इतने में लॉस गिवन था ये, और ये मेरा फिर सेल वाला अमाउंट निकल के आया जो कितना बनता है? 40 का। गॉट इट? तो मेरे सामने ये आ गया 40 का अमाउंट। तो अब और कोई टेंशन तो नहीं हुई, और कोई एंट्री तो नहीं हुई इस साल में। तो 3 लाख में से 60 वाली चली गई, ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है ना एसएलएम। तो 3 में से 60 वाली गई है, तो कितनी बच गई? 240। उससे पहले मैं लॉस भी कर देता हूं यहां पर, बाय पी एंड एल मेरा लॉस होता गिवन ही था 8,000 का। प्रॉफिट होता तो इस साइड आ जाता, लॉस है इस साइड आएगा। तो जिस टाइम जिस चैप्टर को टाइम दे रहे हैं उसको आप अपनी तरफ से एक बार हर पॉइंट में रिकैप कर लो। 20 दिन की ढंग की सीटिंग लगा दी आपने, आपका कंटेंट कंट्रोल में आना ही आना है। तो मैं एग्जाम डेज के बिल्कुल कॉर्नर पे आके रिवीजन स्टार्ट करूँ, कोई सेंस नहीं बनती है। हमने प्रॉपर टाइम से पहले स्टार्ट किया है। अब आपको भी अपनी सेल्फ स्टडी में साथ साथ उसको टाइम देना है। आर यू गेटिंग पॉइंट? डाउट में मत घूमो यार, टॉपिक इतने भी मुश्किल नहीं है कि आपके कहीं ना कहीं फ्री फंड के फ्लो को खराब कर पाए, इतना मुश्किल नहीं है टॉपिक। चलें आगे। तो अब जो बच गया है सर उसके ऊपर लगाएंगे डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन 240 के ऊपर कितना लग गया?
24,000। इस पे नहीं लग रहा कहीं, इस पे सोचो। कुछ बच्चे यहां से रिलेट कर लेंगे, नालायक जो ध्यान से स्टार्टिंग से नहीं चल रहे हैं। 3 लाख में 60 की बिक गई है तो ओरिजिनल वैल्यू 240 की बच गई है, उसका 10% ये 224 आया है। कहीं ये कहो सर एकदम से ये WDV कैसे बना दिया आपने, इसका 10%, इसमें तो बिक चुकी है एसेट भाई एक, तो इसका 10 नहीं निकला, बाय चांस वो वैल्यू मैच कर रही है, इसका आपस में कोई लिंक नहीं है। 3 लाख वाली में से 60 वाली गई, 240 बच गई, उसका 10% करके 24,000 आ रहा है। जो बच्चा केवल नोट डाउन कर रहा होगा पक्का जुगाड़ बिठा लेगा यहां पे, फिर रटेगा, वो कंफ्यूज होगा। आगे समझ में? सीडी बता दे। ये यूं ही मरेंगे। हाँ हाँ, ये नलायक 24 में 24 लेस कर रहा है। हाँ वही कह रहा हूं मैं। अबे 240 में से तो ये लेस भी हो, 40 ये भी तो गया है। देखा, कहने के बाद ये हाल है। गुड मॉर्निंग। दिखने में सिंपल लगता है, खुद करते टाइम ये वैल्यू गलत पिक होती है। तो ये इंफॉर्मेशन फ्री फंड में कंफ्यूजन मत लेके जाओ, समझे? पक्का? कितना है सीडी? 168। डेट क्या चल रही थी? कौन सा ईयर था? 22 आ गई ना? हाँ जी, कितना लिखा 2BD? हाँ जी, अब अगली सेल कब हुई है? इसी साल में। तो 1 जुलाई 22 को। क्या डिटेल है, कितने में हुई है? लॉस में हुई है, मतलब वर्किंग नोट बनेगा। तो वर्किंग नोट में जो बनेगा तो वो एक ही हुई है, मतलब 60 की थी। तो डेप्रिसिएशन पहले साल का 6,000, अगले साल का 6,000, अगले साल का भी 6,000, 3 साल का लग चुका है। अब 3 महीने बाद बिक रही है, तो आप 60,000 इंटू 3/12 इंटू में 10%। हाँ जी, कितना है? तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, इसमें केवल जुलाई तक का ही पार्ट हुआ। तो 60 में से ये लेस कर दिया, कितना बच गया? लेस करो। ये काउंटिंग औरों की मत चलाओ, खुद की काउंटिंग चलाओगे। कितना? अब मैंने कितने लॉस में बोला? तो लॉस मेरा हो गया 12,500 का। कितना बच गया? 28,000। ये क्या है मेरा? बैंक का अमाउंट, सेल वैल्यू। ये है चैप्टर जिसके चक्कर मुश्किल बनता है। ये काउंटिंग करने तुम्हारा मन नहीं करता, बस कंफर्टेबल नहीं है वहां पे, वो हैबिचुअल नहीं है, आलस है बीच में, और कुछ नहीं है। चैप्टर मुश्किल नहीं है, आलसी हो तुम। कभी गहराई में पूछना अपने आप से, चैप्टर मुश्किल कहां से हो जाएगा? किसको दिक्कत है 6, 18 ये लेस करने में? तो एडलेस बच्चा 4th क्लास का बच्चा कर देगा यार। बट वैल्यू लिखी नहीं जा रही है, मन नहीं कर रहा है, इतना लेंथी पार्ट हो गया, कितना टाइम लगेगा ना, क्या करें? चलें आगे। हाँ जी, तो 28 वाला ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट। तो पहले मैं यहां पे क्या लिखूंगा सर? डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, जो कि 12,500 आया।
सॉरी 1500, 12,500 तो मेरा लॉस था। बैंक कितना आया? 28,000। हाँ जी, कोई नई परचेज हुई है क्या? 1 अक्टूबर को नई परचेज हुई है टू बैंक के नाम से, कितने की? सॉर्टेड? एनी इफ बट? चलें आगे। अब ये बताइए बच कितने की एसेट मेरे पास? देखो 4 थी यहां पे, 1 बिक चुकी है, तो 3 तो यहां बच गई और 1 ये बच गई। तो मैं जब डेफिनेशन लगाऊंगा तो पहले 60 इंटू 3 180 बचा हुआ है। 3 एसेट एसएलएम लगा रहे हैं ना हम, ओरिजिनल लगा रहे हैं ना, तो 60 इंटू 3 180 है, 180 का 10% 18,000 हो गया। ये 3 एसेट का। और जो नई खरीदी है आपके सामने, ये साल मिड में खरीदी है, पूरे साल का 10,000 बनता है, 5,000 लग जाएगा। बस यही सिलेबस है जो आपको डिफिकल्टी देता है। बाय सीडी निकाल के फटाफट बता दो। 2,03,000। तो आई होप 8-10 क्वेश्चन तो लगा ही लेंगे आप इसमें, तब डाउट निकल के आ पाएंगे। इसलिए एक चैप्टर कम से कम 2 दिन तो लेगा ही लेगा आपके, जब आप इस वर्किंग को प्रैक्टिस में डालेंगे। है पॉसिबल? ये तभी होगा जब मार्क्स माइंड में है कि मुझे इतना स्कोर करना है, नहीं तो कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। तो आराम से अब रीलें चल रही हैं, फिर सोशल मीडिया भी बेचारा पूरा टाइम मांगता है ना, स्टेटस भी सारे देख रहे हैं दुनिया भर के, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन कहाँ घूम रहा है, क्या मस्ती पार्टी है ना। तो एटलीस्ट 1 महीना तो इनपुट आपकी 11 डिजर्व करती है, तो आप देंगे तो स्कोर कार्ड आपके कंट्रोल में आराम से बन पाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।